Hello, welcome students to our next lecture, the video lecture in this series, A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce. Let's get started right away. We now come on to chapter 3. In our previous lecture, we had done till chapter 2, the synopsis. And we saw that after his first sexual encounter with a prostitute in the previous chapter, Stephen started frequenting the brothels in this chapter. So, इस चैप्टर में हम देखते हैं कि स्टीफन में क्या चेंज आया है। उसका पिछले चैप्टर में तो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ पहला, और अब स्टीफन उनके पास जाने ही लग गए। जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ब्रॉदर्स हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, वहाँ पे जाने लग गए। स्टीफन जो है वो वेल अवेयर है अपने सिन के बारे में। ये जो पाप जो वो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कैथोलिक रिलीजन, ये जो पाप है वो कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा इसके बारे में उन्हें भली भांति पता है कि ये जो पाप है किस चीज का, लस्ट का, ये बाकी जो सिंस हैं, 7 डेडली सिंस हैं, उनको भी जन्म देगा। कौन कौन से हैं? पहला है प्राइड, अहंकार, कवेटसनेस, एनवी, ग्लटनी, एंगर, स्लॉथ एंड लेचरी। तो ये सारे जो सिंस हैं इसके बारे में वो सोचते हैं, उनका ख्याल आता है। और वो सोचते हैं कि भाई सोचते सोचते उनको काफी जो धर्म में, कैथोलिक रिलीजन में सवाल होते हैं वो भी उनके दिमाग में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो सोचते हैं, why was the sacrament of the Eucharist instituted under the two species of bread and wine if Jesus Christ be present body and blood, soul and divinity in the bread alone and in the wine alone? तो ऐसे सवाल जब उनके दिमाग में आते हैं तो उनका जो सोच है वो इस बात पे चला जाता है कि भाई धर्म क्या है और धर्म को हम क्यों फॉलो करते हैं। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंसिडेंट होता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर्स की ऑनर में एक एनुअल रिट्रीट ऑर्गेनाइज्ड होती है। ये इनके पेट्रन सेंट हैं जो जहाँ पे ये पढ़ रहे थे। और फादर आर्नल्ड जो हैं, जो इनके क्लोंगोवज वुड स्कूल में भी थे, वो आते हैं एक सरमन, एक उपदेश देने के लिए इस ओकेजन पे। और उसमें वो बताते हैं कि कैसे हमें अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, हमें पाप का साथ नहीं देना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, अपना अटेंशन रखना चाहिए अच्छी चीज़ों पे और अपनी जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। फिर वो अपने इस उपदेश में ये भी बताते हैं कि जो पाप करते हैं उनका क्या हर्ष होता है। ये सब सुन के स्टीफन के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है कि मैंने भी पाप किया है, अभी भी कर रहा हूँ, तो क्या मेरे साथ भी ये सब होगा? फादर आर्नल्ड बताते हैं कि जो अच्छा करते हैं भगवान उन्हें एक रिवॉर्ड करते हैं, उपहार देते हैं उनको, और जो बुरा करता है उसे पनिश किया जाता है। और इसी कारण से जो पापी है वो मरने से डरता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मरने के बाद उसके पापों का उसको पनिशमेंट, उसको सजा मिलेगी, और इसीलिए वो डरता है। इस बात पे स्टीफन जो है उनके दिमाग में ये बातें, ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि उन्होंने तो काफी पाप किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा पाप उनको लगता है कि भाई वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, ये गलत है और उन्हें नहीं जाना चाहिए। फादर आर्नल्ड ये भी बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वो जीसस क्राइस्ट जो है वो उन्होंने मानवता के लिए अपने बाकी सबके पापों का प्रायश्चित किया, सफर किया। और हम सब मानव को वो अच्छे खुशियों के साथ चले गए कि भाई हमारे पापों के लिए, मानव के पापों के लिए जीसस क्राइस्ट ने सफर किया। और फादर आर्नल्ड ये भी कहते हैं कि भाई अगर हम अपने पापों का प्रायश्चित कर लें इसी जन्म में और मान लें, तो हो सकता है भगवान हमें अभी माफ कर ले। इन सब बातों का स्टीफन के दिमाग में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है
और वो सोचता है कि मैंने जितने भी पाप किए हैं मैं इनको कन्फेस करूंगा। कैसे हम प्रायश्चित कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कन्फेस करके, मान लेने से, बोल देने से कि मैंने ये पाप किया है, और हमें माफी मिल जाती है। इसके लिए वो सोचते हैं मैं यहाँ सबके सामने तो ये नहीं करूंगा, तो वो एक चर्च जो शहर की बहुत दूर था, जहाँ पे स्टीफन रहते थे उससे काफी दूर था, वहां पर ये सोचते हैं मैं उस चर्च में जाकर अपनी कन्फेशन करूंगा। जब ये वहां जाते हैं तो प्रीस्ट इनसे इनकी उम्र पूछते हैं। स्टीफन बताते हैं वो 16 साल के हैं। और स्टीफन फिर अपनी सारी जो बातें थी जो उन्हें लगता है पाप की थी, वो उस प्रीस्ट को बता देते हैं। जो प्रीस्ट है वो अपना हाथ उनके चेहरे पे काफी बार फेरते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, एडवाइस देते हैं, और एक वार्निंग भी देते हैं कि भाई अब ऐसी चीज आप नहीं करना। इसके बाद स्टीफन को बहुत हल्का महसूस होता है, काफी संतुष्ट हो जाते हैं, और वो वापस अपने घर चले जाते हैं, और उन्हें ये लगता है कि भगवान ने उन्हें माफ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कन्फेस किया और अपने पापों का प्रायश्चित किया। इसके साथ चैप्टर 3 खत्म हो जाता है और हम चैप्टर 4 पे आते हैं। चैप्टर 4 में हम देखते हैं कि अपने पापों के प्रायश्चित के बाद में स्टीफन को एक अलग सी अनुभूति होती है, और उन्हें लगता है वो अपने धर्म के बारे में और जानना चाहते हैं। उनका धर्म कहता है उन्हें एक अच्छे इंसान का जीवन जीना चाहिए। वर्च्यू, वर्च्यू मतलब अच्छाई का, ग्रेस मतलब पोलाइटनेस का, हैप्पीनेस मतलब खुशी का। उन्हें एक ऐसा जीवन जीना चाहिए, और वो अपने जीवन में इस चीज को ढालने लगते हैं। जैसे कि शुरू में तो वो हर दिन को, हफ्ते के हर दिन को एक अलग तरह की पूजा के लिए समर्पित कर देते हैं। जैसे कि संडे को डेडिकेट करते हैं होली ट्रिनिटी को, मंडे को होली घोस्ट को, ट्यूसडे को गार्डियन एंजल को, एंड सो ऑन। और पूजा वो रोज करते हैं। उसके बाद में जो माला होती है पूजा की, वो अपनी पॉकेट में ही लेकर चलते हैं, और सो दैट ही माइट टेल देम एज ही वॉक। तो जब वो चलते हैं तो अपनी माला वो पकड़ के चल रहे होते हैं, माला फेर रहे होते हैं। और उसके बाद में और भी चीजें वो करते हैं, जैसे कि अपने मन में वो अत्यधिक प्यार या नफरत किसी के प्रति नहीं लाते हैं, और कोशिश करते हैं सबको सबको एक ही नजर से देखे सबको। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद भी वो उन्हें ये महसूस होता है कि कुछ चीजें हैं जो उन्हें बड़ा दुखी करती हैं। जैसे कि छोटी छोटी बचपना, वो इसे बचपना कहते हैं जैसे कि अपनी मम्मी की छींक, अगर उनकी मदर छींक देती है तो थोड़ा उनको गुस्सा सा आ जाता है। उनको लगता है वो डिस्टर्ब हो गए अपने प्रेयर में, तो गुस्सा जल्दी आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं। और वो सोचते हैं कि फास्ट और प्रेयर करना उन्हें ज्यादा आसान लगता है, बजाय इसके कि वो रोजमर्रा के जीवन को जिए और दूसरे लोगों से मिले। और वो क्या करते हैं कि अपनी सारी जितनी सेंसेस होती हैं, जैसे कि साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, इन सबको कंट्रोल में ले आते हैं, बड़ा डिसिप्लिन तरीके से रखते हैं। एक दिन इनको जो डायरेक्टर है वो बुलाता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी इस लाइफ से, जो तुम जितना रिलीजन को तुम ढल गए हो रिलीजन में, उसको देख के बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। लगता है तुम्हें एक प्रीस्ट बनना चाहिए, आगे जाकर प्रीस्ट बनना चाहिए। और वो कहते हैं कि अगर तुम प्रीस्ट बनोगे तो ये एक बहुत बहुत बड़ा एक भगवान का आशीर्वाद है, एक ऑनर है। किसी के पास इतनी पावर नहीं होती जितनी कि एक प्रीस्ट की पावर होती है, क्योंकि वो गॉड का प्रीस्ट है। और एक फरिश्ते में भी वो पावर नहीं होती, किसी ब्लेसेड वर्जिन मैरी में भी वो पावर नहीं होती जो एक प्रीस्ट की पावर होती है। इससे स्टीफन को बड़ा एक्साइटमेंट फील होता है कि अरे वाह, प्रीस्ट में इतनी पावर होती है। और वो सोचते हैं यस, मैं भी प्रीस्ट बनूंगा। और बहुत शांत और सोचकर वो सोचते हैं कि मैं इस पावर को जब लूंगा तो मेरे प्रति सब कैसे देखेंगे कि ओ वाह, ये प्रीस्ट है। और वो सोचते हैं कि जब मैं प्रीस्ट बन जाऊंगा तो मुझे सारी सीक्रेट नॉलेज और सीक्रेट पावर मिल जाएगा जो चर्च के पास होता है। और डायरेक्टर उन्हें कहते हैं कि तुम इस बारे में सोचो और एक फैसला लेकर मुझे बताओ। फिर स्टीफन वहां से चले जाते हैं।
हॉल में जाते हैं और सोचते रहते हैं, उनके दिमाग में विचार चलते रहते हैं कि अभी अभी मुझे जो डायरेक्टर ने कहा कि मैं प्रीस्ट बन जाऊं, क्या होगा इसमें। वो फिर सोचते हैं कि एक प्रीस्ट जो है उसका जीवन किसी भी मटेरियल चीज के परे होता है, मतलब कि जो मोह माया है उससे परे होता है, और एक सीधी सादी सीरियस लाइफ होती है जिसमें किसी भी फीलिंग का बहुत ज्यादा किसी की जगह नहीं है। और वो सोचता है he would pass the first night in a priest lodging and with what dismay he would wake up on the first morning। और वो सोचता है मैं कैसे एक प्रीस्ट की तरह रहूंगा। पहले तो देखो वो उसकी पावर के बारे में सोचते हैं जैसे कि डायरेक्टर उसको बताते हैं, लेकिन अब जब वो उसके उनके रूम से आ जाते हैं और वो सोचते हैं, स्टीफन अपने इस बारे में सोचते हैं बड़ा डिटेल में, तो उन्हें लगता है कि मैं कैसे रहूंगा, कैसे मैं अकेले रहूंगा एक सिंपल सी लाइफ में और सुबह उठूंगा। उनके दिमाग में ये सब चीजें चलती रहती हैं और उन्हें लगता है कि मैं शायद यस कह नहीं पाऊंगा, मैं कैसे यस कहूंगा। एकदम से उनको लगता है कि बड़ा ही डरावना लगता है उनको प्रीस्ट की लाइफ। पावर अपनी जगह सही है, लेकिन जो उसका जीवन है रोजमर्रा का, उससे वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और वो सोचते हैं मैं हमेशा से एक आजाद रहा हूं, मैं हमेशा से एक आजाद इंसान बनना चाहता हूं क्योंकि मैं दूसरों से बहुत अलग हूं, और अब मैं प्रीस्ट बन के दूसरों के साथ मिल जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और वो याद करते हैं जो जीजुअत प्रीस्ट थे जिन्होंने उसे पढ़ाया था, उनके दिमाग में वो सब आते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, मैं प्रीस्ट नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अब फ्री नहीं रह पाऊंगा। कैसे फ्री रह पाऊंगा मैं, मेरी पूरी आज़ादी छिन जाएगी। और वो सोचते हैं कि डेस्टिनी उनकी जो डेस्टिनी है वो इल्यूसिव है, सोशल या रिलीजियस ऑर्डर थे। इसका मतलब ये है कि वो सोचते हैं मेरी किस्मत में पूरी फ्रीडम है, ना मैं सोसाइटी से जुड़ना चाहता हूँ ना मैं धर्म से जुड़ना चाहता हूँ, मैं बस एक आजाद पर्सन रहना चाहता हूँ। He was destined to learn his own wisdom apart from others or to learn the wisdom of others himself, wandering among the snares of the world। वो सोचते हैं कि जो भी मैं सीखना चाहता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखूंगा, क्योंकि ये लोग जो मुझे सिखाना चाहते हैं ये खुद उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते और इनके प्रति मेरे मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो मैं इनको क्यों फॉलो करूँ। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें देखूंगा और अपने खुद के रूल्स बनाऊंगा और वो फॉलो करूंगा जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। फिर उसके बाद में वो घर तक जब जा रहे थे तो रास्ते में वो अपने घर की जो गली है उसमें घुसते हैं और उन्हें स्मेल आती है एक सड़े हुए पत्ता गोभी की, जो कि पास के कोई किचन गार्डन में लगी हुई है या फिर फेंकी हुई है। और वो he smiled to think that it was this disorder, the misrule and confusion of his father's house and the stagnation of vegetable life, which was to win the day in his soul। On entering his house he learned from his brother। तो एकदम से उन्हें ख्याल आता है कि ये जो क्योस है, ये जो अफरा तफरी मची हुई है, शायद यही है जो उन्हें जिसके कारण उनका जीवन बड़ा बेकार सा हो गया है। एक मिस रूल एंड कंफ्यूजन एंड स्टैग्नेशन ऑफ वेजिटेबल लाइफ, कि मैं एक ही जगह पे टिक जाऊंगा हमेशा के लिए तो मैं सड़ जाऊंगा, क्योंकि जहां पे गति नहीं होती है वो चीज सड़ जाती है। वो उनको एहसास होता है जब वो सड़े हुए कैबेज को स्मेल करता है, उसकी स्मेल आती है उसको। और वो सोचते हैं कि अब मेरे दिमाग में काफी क्लैरिटी है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं किसी एक जगह पे टिकूंगा नहीं, मैं कहीं पे किसी के साथ जुड़ूंगा नहीं, क्योंकि जुड़ने से और टिकने से मैं सड़ जाऊंगा। ही एंटर्स हिज हाउस, जब वो अपने घर में घुसते हैं तो उन्हें अपने भाइयों और बहनों से पता चलता है कि एक बार और अब उनके परिवार फिर से अपना घर चेंज कर रहे हैं। और उन्हें याद आता है कि कैसे उनकी फैमिली बचपन से वो देख रहे हैं घर से घर बदलते ही रहते हैं। और वो सोचते हैं कि बच्चे जो उनके हैं, जो उनके छोटे भाई बहन हैं, वो गाना गा रहे हैं और उनके गानों में उनकी आवाज थकी हुई है। वो मासूम बच्चे हैं लेकिन आवाजें उनकी थकी हुई है। और वो सोचते हैं कि इससे पहले भी कि उन्होंने जीवन शुरू किया है, वो जीवन और जीवन के तरीकों से ही बहुत थक गए हैं। और इसी बात से स्टीफन के दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है कि मैं प्रीस्ट नहीं बनूंगा, मैं चर्च का प्रीस्ट नहीं बनूंगा। और उनके पापा डिसाइड करते हैं कि वो अब उनको यूनिवर्सिटी भेजेंगे।
हालांकि उनकी मदर उसके अगेंस्ट है कि वो यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए उन्हें। इसके बाद में it was on this occasion that he became aware of an alienation from his mother, the alienation from his father having occurred long ago। तो ये वो मौका है जब उन्हें अपनी मदर से भी एक अलग तरह का कटा कटा महसूस होता है। अपने फादर से तो वो पहले ही कट गए थे। पिछले चैप्टर में जब वो फादर के साथ जाते हैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए और फादर के साथ जो समय बिताते हैं, उस वक्त वो फादर उनकी नज़र में गिर जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है उनकी बातों से, उनकी हरकतों से। और अब जब उनकी मदर अपोज करती है कि स्टीफन यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, तो इस बात से वो अपनी मदर से भी कटा कटा महसूस करते हैं। स्टीफन फाउंड हिमसेल्फ वॉकिंग टूवर्ड्स द सी। अब ये देखते हैं कि स्टीफन सी के पास में चल रहे हैं और उनके दिमाग में काफी सारे विचार एक के बाद एक आने शुरू हो जाते हैं। क्या है ये विचार? सबसे पहले वो देखते हैं क्रिश्चियन ब्रदर्स, कुछ क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं, एक ग्रुप है, वो उनको पास करते हैं। वो कोशिश करते हैं स्टीफन की उनको आराम से उनकी तरफ देखे और कोई फीलिंग ना रखे, लेकिन उन्हें उनको देखकर थोड़ी सी शर्म आती है और पिटी, रहम भी आता है उनको देखकर, जो उनके चेहरे पे होता है। स्टीफन को उनके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन दिखते हैं जैसे उनको शर्म आ रही है और उनको अपने ऊपर ही दया आ रही है। फिर जब वो आगे चलते हैं तो उन्हें बादल की तरफ उनकी नजर जाती है। वो ऊपर देखते हैं तो बादल की तरफ, बादल जो है वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं और उन्हें सुनाई देता है a confused music within him as of memories and names which he was almost conscious of but could not capture even for an instant। और उनके दिमाग में आता है एक अलग तरह का म्यूजिक, कंफ्यूजन में, यादों में आता है उनके। और उनको लगता है कि मैं याद, मतलब बड़ा वेग सा है, कुछ आ रहा है म्यूजिक, मेमोरीज वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सब कुछ धुंधला सा हो रहा है और उनके दिमाग में काफी आवाजें चल रही हैं। उसके बाद में जो म्यूजिक है वो तो चला जाता है और उनको आवाज आती है, उनके स्कूलमेट्स उन्हें बुला रहे हैं, हेलो स्टीफानस, हेलो हियर कम्स द डेडलर्स, ये आवाजें सुनती हैं। बच्चे हंसी मजाक कर रहे हैं, उनको मजाक में स्टीफेनोस कह रहे हैं। वन क्राउंड विद रीथ्स, कि एक वो स्टीफेनोस वो है जो जिसके सिर पे रीथ रखी हुई है, एंड दैट ऑफ डेडलर्स। फिर उन्हें याद आता है, उनकी आवाजें सुनाई देती हैं कि उनको डेडलर्स भी कहा जाता है, द कनिंग इन्वेंटर। अब उन्हें वो पहचान जाते हैं कि बच्चे उन्हें सच में चिढ़ा रहे थे, लेकिन उस वक्त ये सब बातें सुनकर बड़े खुश होते थे कि उन्हें तारीफ किया जाता है। Now as never before, his strange name seemed to him a prophecy. Now at the name of the fabulous artificer, he seemed to hear the noise of dim waves and to see a winged form flying above the waves and slowly climbing the air। और अब इनका दिमाग में जो विचार चल रहे हैं ये जाते हैं इनका नाम जिस पर रखा हुआ है, स्टीफन डगलस। हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि इनका जो टाइटल, ये जो इनका कैरेक्टर का नाम है, और इन्होंने नॉवल के शुरुआत में भी एक एपिग्राफ दिया है, तो उसमें मैंने डिटेल में एक बार डिस्कस की है, आप वो वीडियो देख लेना। तो जो डेडलस है उनकी तरफ भी इनका दिमाग जाता है कि कैसे वो विंग्ड फॉर्म, वो कैसे उड़ते हुए निकले होंगे और कैसे हवा में ऊंचे उठे होंगे। और फिर वो अपने आप को देखते हैं कि वो उड़ रहे हैं, डेडलस की तरह वो उड़ रहे हैं ऊपर हवा में। His eyes and his limbs become radiant, एकदम से उनकी आंखों में चमक आ जाती है और उन्हें एहसास होता है कि जीवन में वो क्या करना चाहते हैं। उनकी आत्मा को पुकारती है, क्या पुकारती है? एक आवाज है, जो वो आवाज वो नहीं है जो चर्च की आवाज है, ये आवाज एक आर्टिस्ट की आवाज है। और उन्हें एहसास होता है कि मेरी आइडेंटिटी मैं कौन हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। He would create proudly out of the freedom and power of his soul a living thing, impalpable, imperishable. Walking onwards, he saw a girl standing on the water and gazing out to sea। और फिर जब वो आगे जाते हैं तो वो देखते हैं एक लड़की खड़ी हुई है पानी में और सी की तरफ, समुद्र की तरफ देख रही है। She seemed to be a strange and beautiful sea bird। और उन्हें लगता है कि ये एक बहुत अजीब सी और सुंदर सी बर्ड है।
समुद्री पक्षी है। He looked at her with an expression of worship in his eyes, but without any wanton desire. और स्टीफन की नजर में वो उसको ऐसी नजर से देखते हैं जैसे कि हम किसी की पूजा कर रहे हैं, एक आर्टिस्ट की तरह देखते हैं। उनके मन में कोई और गलत भावना उस लड़की को देखकर नहीं आती है। He experienced a thrill in his body and his soul, और उन्हें एक अजीब सी उत्तेजना महसूस होती है अपनी बॉडी में और अपनी आत्मा में। His cheeks were aflame, his body was aglow, his limbs were trembling. Her image had passed into his soul forever. Her eyes had called him and his soul had leaped at the call. तो उसकी जो लड़की की इमेज है वो उनके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाती है और उन्हें एक बड़ा अजीब सा उत्तेजना फील होती है इस एहसास से कि मेरी शायद जिंदगी इसी बात में है, या मेरा जो रास्ता है वो एक आर्टिस्ट का है, एक कलाकार का है। और अब उसे साफ साफ दिख रहा है कि उसकी जो किस्मत है वो है एक कलाकार बनना, एक आर्टिस्ट बनना, उसे रियलाइज होता है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 5 में। तो चैप्टर 5 में हम देखते हैं कि स्टीफन की जो फैमिली लाइफ है वो और भी बेकार हो गई है, गरीबी से भरी हुई हो गई है। अब उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया है। उनके फादर जो है वो शुरू में वो चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में जाएं तो पंक्चुअल रहें, टाइम पे रहें। पंक्चुअल मीन्स टाइम पे रहें अपनी क्लासेस के लिए। लेकिन उनकी मदर जो है वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं है कि उनके बेटे ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है। तो स्टीफन निकलते हैं अपने क्लास को ज्वाइन करने के लिए, अटेंड करने के लिए। यूनिवर्सिटी से स्टीफन घर से निकलते हैं और अब जो बाकी चीजें चलती हैं वो उनके विचारों में, दिमाग में क्या हो रहा है, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है जो उनके दिमाग में विचार चल रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हें एक नन है उसकी स्क्रीच सुनाई देती है। वो बोल रही है जीसस ओ जीसस कहते हुए जा रही है। तो उन्हें बड़ा इरिटेशन होता है ये सुनकर और एकदम से गुस्सा आ जाता है। किस बात पे? कि उनके फादर बोल रहे थे कि भाई तुम जल्दी करो, टाइम पे रहो, और मदर उनकी गुस्सा कर रही है, ग्रम्बल कर रही है। और वो कोशिश करते हैं स्टीफन अपने दिमाग से ये विचारों को हटा दें। फिर वो आगे चलते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ वॉक करते हैं, तो उनके दिमाग में फीमेल कैरेक्टर्स आती हैं। कहाँ पे? एक प्ले है, जेरहार्ड हॉप्टमन का प्लेज है। उनके जो फीमेल कैरेक्टर है उनका दिमाग में ख्याल आता है। उसके बाद में न्यूमन है, उनका आता है। फिर इब्सन के भी ख्याल आता है और उसकी जो प्लेज हैं वो भी उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। बेन जॉनसन की पोएम्स चल रही होती हैं। और फिर उनका दिमाग बड़े खुश भरे गानों की तरफ जाता है जो एलिजाबेथन टाइम के गाने थे। As he walked on, a clock struck the hour of 11. एकदम से चलते एक घंटी बजती है, शहर की घंटी, जिसमें पता चलता है 11 बज गए हैं। और एकदम से उन्हें अपने एक दोस्त मैकेन के शब्द याद आते हैं कि डेडलेस, तुम एक एंटी सोशल बीइंग हो, रैप्ड अप इन योर सेल्फ। वो डेडलेस को कहते हैं तुम बिल्कुल सोसाइटी से कटे हुए हो, तुम हमेशा अपने में ही खोए हुए होते हो। और डेडलेस को कहते हैं, डेडलेस कहता है आई एम नॉट, आई एम अ डेमोक्रेट। नहीं, डेडलेस नहीं, ये इनका दोस्त ही कहता है आई एम नॉट, आई एम अ डेमोक्रेट एंड आई विल वर्क एंड एक्ट फॉर सोशल लिबर्टी एंड इक्वालिटी among all classes and sexes in the United States of the Europe of the future. वो कहता है कि मैं तो डेमोक्रेट हूँ और मैं काम करूंगा सामाजिक आजादी के लिए, इक्वालिटी के लिए, कि सबके बीच में हर तरह की इक्वालिटी होनी चाहिए। अब वो सोचते हैं कि अगर 11 बज गए हैं, अगर 11 बज गए हैं तो इंग्लिश और फ्रेंच क्लासेस के लिए वो लेट हो गए हैं। फिर उनके दिमाग में एक और उनका दोस्त है क्रैनली, उसकी बातें याद आती है। उसके बाद में उनको अपनी लैटिन स्टडीज है, जो सब्जेक्ट है लैटिन भाषा का, उसकी भी बातें याद आती है। फिर उनको याद आती है एक किसान युवती की याद आती, दिमाग में ख्याल आता है कि कैसी है वो। फिर वो देखते हैं एक लड़की फूल बेच रही होती है और उन्हें रोककर कहती है कि तुम फूल खरीद लो। मना कर देते हैं स्टीफन और आगे चले जाते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, फिजिक्स के थिएटर में जाते हैं, वहाँ पे डीन ऑफ स्टडीज से बातें करते हैं। उसके बाद में वो देखते हैं वहाँ पे फायर जल रही है, वो उसको उनको लगता है बड़ा कुछ लगता नहीं है। उसके बाद में
उस फायर को देख के वो सोचते हैं कि अरे हेल में भी तो फायर है, मतलब कि नरक में भी तो आग होती है। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे वो काफ़ी चीज़ें करते हैं जिसमें वो चलते जाते हैं, फिजिक्स क्लास को अटेंड करते हैं, प्रोफेसर फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनके क्लासमेट हैं वो कमेंट कर रहे हैं, क्लास ख़त्म हो जाती है, फिर उनका दोस्त उन्हें बात करता है, मैकेन, कि हमें मानव जाति के लिए, भलाई के लिए कुछ करना चाहिए। और ये सब बातों में स्टीफन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कहता है कि नहीं, मैं इसमें कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। और कहता है कि मैकिन कहता है तुम्हें साइन करना चाहिए कि अगर तुम चाहते हो मानव जाति के लिए कुछ करने को। तो स्टीफन मना कर देता है, कहता है मैं क्यों साइन करूँ, तुम मुझे छोड़ो और तुम अपना काम करो, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता, मुझे ऐसा कुछ करना चाहता, मैं करना नहीं चाहता। तो एक दूसरा स्टूडेंट उसे कहता है कि तुम बकवास हो। इससे स्टीफन कहता है, दूसरा स्टूडेंट कहता है, एक दूसरा उसको डिफेंड करता है, कहता है कि अरे पूरे इंस्टीट्यूशन में स्टीफन ही है जिसका अपना एक दिमाग है और वो अपने आप सोचता है। ऐसे लड़कों में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट सा होता है स्टीफन को लेकर, और स्टीफन उनको वहीं छोड़कर आगे चला जाता है, क्योंकि स्टीफन उन बातों में उलझना ही नहीं चाहता है, चाहे देश के लिए करो, सोसाइटी के लिए करो, धर्म के नाम पे करो। स्टीफन खुद को इन सब से उठा हुआ पाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपनी एस्थेटिक थ्योरी के बारे में बात करता है, एक लड़के से जिसका नाम है लिंच। उसको अपनी एस्थेटिक्स थ्योरी बताता है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसको रेफर कर लेना। उसके बाद वो आगे जाता है, फिर बारिश होने लग जाती है और दोनों के दोनों स्टीफन और लिंच एक जगह पे आसरा लेते हैं लाइब्रेरी के बाहर। और उसके बाद में स्टीफन वहां से भी निकलता है। अगले दिन फिर वो घर पहुंच जाता है। जब वो अगले दिन सुबह उठता है तो वो एक पोयम बनाता है उस लड़की के याद में, जो ईसी लड़की थी जिससे वो बच्चों की पार्टी में मिला था। और उसके बाद उसके ऊपर कुछ पोइट्री लिखता है। ये 10 साल हो गए उस इंसिडेंट को जब ये चीज हुई थी, मगर उसके दिमाग में अभी भी वो फील थॉट अभी भी है। और उसे एकदम से एहसास होता है कि शायद मैंने उस लड़की के साथ काफी गलत किया। और उसे लगता है कि वो बड़ी मासूम सी लड़की थी। ये सारे ख्याल उसको आ रहे हैं। वो लाइब्रेरी के स्टेप पे खड़ा हुआ है, वो सोच रहा है, बर्ड्स को ऊपर देख रहा है, ये सब देखो उसके ख्याल आ रहे हैं। ऐसे ही उसने स्टोरी लिखी है पूरी, कि अलग अलग से इंसिडेंट सडनली वो डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। अब वो बर्ड को देखते हैं तो बर्ड की बातें उसके दिमाग में आने लग जाती है। और बर्ड से उनके विचार जाते हैं स्टीफन डेडलस के ऊपर। स्टीफन डेडलस तो खुद हैं, लेकिन डेडलस के ऊपर, जो कि अगेन आप एपिग्राफ पढ़ना तो आप डिटेल समझ पाओगे कि डेडलस कौन थे। और वो उनको लगता है कि जो बर्ड्स हैं वो एक सिंबल हैं किस चीज़ का, अकेलेपन का, चले जाने का। और फिर वो ऐसे काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है, डिस्कशन चलते रहते हैं, जैसे क्रैनली के साथ भी उनका डिस्कशन होता है भगवान को लेकर। और अल्टीमेटली वो क्रैनली को बताते हैं कि मैं आयरलैंड छोड़ के जा रहा हूँ। और कहते हैं एंड ही वुड serve that in which he no longer believed, whether it called itself his home, his fatherland, or his church. And I will try to express myself in some mode of life or art as freely as I can and as wholly as I can, using for my defense the only arms I allow myself to use, silence, exile, and cunning. तो कहते हैं वो क्रैनली को कि मैं सब चीज़ों से परे उठकर मैं जाना चाहता हूँ, हर बंधन से मुक्त मैं वही करूँगा जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ। और फिर वो चाहे मेरा देश हो, मेरा धर्म हो, चाहे मेरी भाषा हो या कुछ भी हो। ऐसा कह के वो स्टीफन उसको बताते हैं, क्रैनली को, उनका डिसीजन आयरलैंड छोड़कर जाने का। और अब हम आते हैं कि किताब के एंड में कुछ डायरी एंट्रीज हैं, दे कॉरेस्पॉन्ड कुछ डेट्स के साथ, कुछ डायरी एंट्रीज हैं जिसमें कि वो एक डायरी डेट है कि वो क्रैनली के साथ उनकी काफी लंबी बातचीत जो हुई थी रिवोल्ट के सब्जेक्ट पे। उसके बाद में एक लिंच के साथ उनकी बातचीत हुई। फिर एक बार उनकी मदर ने उनको बोला कि तुम्हारा एक बड़ा अजीबोगरीब दिमाग है, तुम बहुत पढ़ते हो। उसके बाद एक दिन उन्होंने ईसी को देखा एक अलग जगह पे, फिर एक जगह पे उन्होंने, ऐसे बहुत सारी डायरी एंट्रीज हैं। और लास्ट की जो डायरी एंट्री है उसमें ये लिखा हुआ है
कि भाई वो अपने मैं इसको पढ़ देती हूँ। ओल्ड फादर ओल्ड आर्टिफिसर स्टैंड मी नाउ एंड एवर इन गुड स्टीड। मतलब ये अपने ये कहते हैं कि भाई मेरे साथ रहो। अब मैंने डिसाइड कर लिया है मैं क्या करूँगा, और अब आप मेरे साथ रहो, मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा। तो ओल्ड फादर ये शायद भगवान को ही बुला रहे हैं और उन्हीं को ये बात कह रहे हैं। With that, we come to an end of the synopsis of all these chapters. And if there is a question you have, you must put it on the comment box. In my time, I will respond to it. And hope this was useful to you. Uh, okay, then we'll meet in our next lecture, which I hope will be helpful to you again.